प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका पर्सपेक्टिव यह है कि अभी चालान पेश हुआ है FIA की अदालत में। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 4000 सफ़ात हैं, ये 100 गवाहान हैं इसमें, और ये जो चालान पेश हुआ है इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी वजाहत के लिए आज शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि एक औरंगज़ेब भट्ट है, गुलजार अहमद की वफ़ात के बाद भी उसका अकाउंट चलता रहा और फिर औरंगज़ेब भट्ट जिसको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन कमेटी का सरबराह बनाया गया, उसने ये एतराफ़ किया, एतराफ़ी बयान दिया है कि हाँ उसने शहबाज शरीफ साहब को 50 लाख रुपए जमा कराए। शहजाद अकबर साहब ने कुछ और भी चीज़ें सामने रखी और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ को मास्टरमाइंड मनी लॉन्ड्रिंग का करार दिया है और सरगना, इस ग्रोह का सरगना करार दिया है जो सारा मिलकर मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। ये शहजाद अकबर साहब के बकौल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शहजाद अकबर साहब ने उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर की है, जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है, जो अदालत में चालान जमा हुआ है, उसकी बुनियाद पर शहजाद अकबर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, दूसरा खानेवाल का इलेक्शन जो है वो PTI हार गई। अब हुकूमत कह रही है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि धांधली हुई है तो सबूत कहाँ है, और अगर धांधली हुई है तो क्या इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में जा रही है या ट्रिब्यूनल के पास जा रही है शिकायत करने के लिए, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस पर इत्तफाक किया जाएगा। दूसरा गैस बंदिश एक बड़ा मसला है, इस पर ख़ास तौर पर कारोबारी हजरात के लिए, और एप्टमा ने हड़ताल की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि जो हमने माइलस्टोन अचीव किया था वो इसी वजह से किया था कि आपने हमें रिलैक्सेशन दी थी, और अब अगर आप ये रियायत वापस ले रहे हैं तो फिर हम हमारे हमसाया ममालिक इंटरनेशनल मार्केट है उसको कम्पीट नहीं कर सकते और हम हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजाहत फवाद चौधरी साहब ने किया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि महंगी गैस जो है वो सस्ते दामों आपको नहीं दे सकते। फवाद चौधरी साहब ने क्या जवाब दिया उसमें बात करेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, आगे जाकर फिर हम शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे उन स्टेटमेंट के हवाले से जिसके बारे में उन्होंने वजाहत किया कि मैंने मुल्क के दिवालिया होने की बात नहीं की थी। लेकिन इस बात को छोड़िए कि उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी इस 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और अगर देखा जाए तो वो एक तरह से वो भी पूरी की पूरी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो उस पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मेरे साथ पहले हिस्से में औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया औरिया साहब। कमल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाएँ। कमल साहब बहुत शुक्रिया। गालिबन जावेद अब्बासी साहब मुझे अभी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं जी, चलें आई होप कि वो हमें ज्वाइन करते हैं। बहरहाल जी मैं औरिया साहब सबसे पहले, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कमल साहबा से शुरू करता हूं और मैं खानेवाल के इलेक्शन पर आना चाहता हूं। सबसे पहले खानेवाल के इलेक्शन में क्या हुआ है कमल साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद, आपने खुद ही काफ़ी सारी चीज़ें रिकैप कर दी हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी है उतनी ही मालूमात उस इलेक्शन के हवाले से मेरे पास भी है। जो आपने बात की उसमें एक एविडेंस आया है कि एक फौतशुदा शख्स का, या जो दुनिया में नहीं है उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस तरह के केसेस आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यही रिपोर्ट होते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि ऐसी वोटर लिस्टें बना दी गई हैं जिसमें मेरे दादा, मेरे वालिद साहब जो अगले जहान से आते हैं और खामोशी से वोट डाल के चले जाते हैं, काश हमें पता हो तो हम उनसे मिल ही लिया करें इलेक्शन के मौके पे। सो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए EVM जो है वो लाई गई है, जिस पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और उन्हीं जमातों की तरफ से आ रही है जो सबसे ज़्यादा धांधली का शोर मचाती हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि इलेक्शन का जो कंडक्ट कराने का तरीक़ेकार है उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। वो इसी तरह बनाया जा सकता है कि आपकी जो वोटिंग का टाइम है या जो वोटर लिस्ट है वो इंश्योर हो कि दुनिया में मौजूद जिंदा हजरात और उस हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हों, और उनका रिजल्ट की जो काउंटिंग हो उसमें जो फौत शुदगान है वो इस्तेमाल उनका कार्ड ना इस्तेमाल। अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कमल साहबा, ये अगर आपके पास इतनी डिटेल्स मौजूद हैं तो आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं शिकायत देकर, जैसे डस्का के इलेक्शन के हवाले से नून लीग गई थी और उसने अपना मुकदमा जीत लिया था इलेक्शन कमीशन में? देखिए जी, मुझे अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन जरूर चल रही है। अब वो पार्टी की जो लीडरशिप कंसर्न क्वार्टर्स जो इलेक्शन को देखते हैं या पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, ये वो डिसाइड करेंगे और यकीनन करेंगे। अगर उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठाने वाला है, और ये आपसे भी मैं कहूँगी क्योंकि आपने बहुत आगाही के लिए बहुत सारे
प्रोग्राम्स भी किए हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी का जो क्वेश्चन है, जब कोई भी इलेक्शन होता है अगर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है इस तरह के कोई वाकयात से, तो इसको ही हमने खत्म करना है। इस चीज को फिलहाल अगर हम थोड़ी देर साइड पे रख दें कि जीता कौन हारा कौन, लेकिन मसला सारा ये कि जो भी इलेक्शन हो उसमें धांधली को हमने रूल आउट करना है, ताकि इलेक्शन के रिजल्ट्स पे कोई जो है वो क्वेश्चन मार्क ना हो। बिलफर्ज अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही होती तो नून लीग अगर ईवीएम के इस्तेमाल के बाद जीती, हम बड़े खुले दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते कि भाई वाकई उन्होंने इलेक्शन जीता। लेकिन इस तरीके से तो हर कोई जो है वो क्लेम करता रहता है कि हारने वाले धांधली भी हुई, धांधली के शवाहिद भी निकल आते हैं। अब आप पीपल्स पार्टी के और जो नून लीग के माबैन इलेक्शन हुआ 131 में, ये जो अभी हुआ है जी, उसमें आप देख लें कैसी कैसी चीजें निकल के आई, पैसे का इस्तेमाल हुआ। तो इन चीजों को, इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना बहुत जरूरी है, और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भी था 2013 के इलेक्शन के बाद, और हमने वो चीजें प्रूव भी की। हम मुतलका फोरम्स पे भी गए और वहां पर जाके हमने सारे शवाहिद भी पेश किए जो आपको पता है। उसके बाद जुडिशल कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट से फिर वो जो टेस्ट निकले थे, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब ने भी इलेक्शन दोबारा लड़ा था और वो असेंबली का हिस्सा भी बने थे। सो अब इस पे इलेक्शन कमीशन में जाना है या जो भी क्लेम करने हैं उस पे मैं अभी जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। लेकिन ये बारह ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। जो फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाऊं और ये साहब जरा सुन लीजिएगा, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। इसी इलेक्शन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने और शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है। पंजाब की कमेटी इजलास में जो खाने वाले में कल इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने अदम एतमाद का इजहार किया है। एक बार फिर इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे चलने की बातें आई हैं, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। एक शख्स जो वफात पा चुके थे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पर उनका वोट डाला गया, और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की खास महारत है। ये 10-10, 15-15 हज़ार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। एक बुजुर्ग जो थे वो इस बात का गिला कर रहे थे कि उनकी बेगम जो 5 साल पहले फौत हो गई थी वो वोट डालने आई लेकिन उन्हें नहीं मिलके गई। तो ये जो नून लीग मुर्दों के वोटों का कारोबार करती है, ये तभी खत्म होना है जब ईवीएम आनी है। और यह साहब थोड़ा सा लतीफ़ाबाजी भी थी इसमें, लेकिन बहरहाल चलें, अगर इसमें संजीदा पॉइंट देख लिया जाए कि जी वो कहते हैं कि जी जो फौज शुदगान है उनके वोट भी कास्ट हुए हैं, अगर ये सबूत मौजूद हैं तो आपके ख्याल में नहीं जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास और सिर्फ ईवीएम पे जोर देना चाहिए हुकूमत को कि जी हम इसीलिए कह रहे हैं कि ईवीएम आनी चाहिए, ये या इलेक्शन कमीशन के पास जाकर हुकूमत दूध का दूध और पानी का पानी करे, जैसे डस्का के इलेक्शन में नून लीग गई थी। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको हम तबसरा करते हैं वेस्टमिनिस्टर पॉलिटिक्स के साथ। जैसे अवाम की राय अभी बदल रही है और आवाम की राय जो है अभी ठीक हो रही है और चली जा रही है, ये हो रही है। आज से कुछ चंद माह पहले जो वोटर पीटीआई के साथ थे वही वोटर नून लीग के साथ चले गए, और जो नून लीग के वोटर थे वो चंद माह के बाद अचानक जो है, क्योंकि कैंडिडेट बदल गया, डाहा कबीला सारे का सारा जो है वो नून लीग के साथ था आज से कुछ अर्सा पहले जब उनके मियाँ जिंदा थे, और सारे का सारा मियाँ दे नारे वजन की हो रहा था, लेकिन डाहा कबीला इस तरफ चला गया। ये किधर की कौन सा तबसरा है भाई। और उधर वो राणा साहब जो है वो राजपूत हैं, पनाही राजपूत हैं वहां के, उनका अपना एक असर रसूख है उस इलाके के अंदर, वो पहले इधर से पीटीआई के वो वहां चले गए। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के ऊपर तबसरा हम करते हैं बाकायदा बैरोमीटर्स लगा के कि इतने परसेंटेज ये हो गया, इतने इधर से हो गया, इतने इधर हो गया। पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ये बड़ी गंदी है। 1920 में सबसे पहले जब अंग्रेज ने इलेक्शन करवाया था तो आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बना था। ठीक, WB सिंह एक नाम से उनको वो प्राइम मिनिस्टर, 48 वोट थे, और वो उसके बाद उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, हम बना के बैठे हुए, सारा कुछ चला आ रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की चीजें ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आपको आप लाहौर वॉल सिटी में चले जाए ना, सबसे महजब तरीन इलाका यही है ना, ठीक, और जब लाहौर तो आपको कम से कम 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास 1000 500 रुपए के वोट होंगे, और वो अपने हिसाब से चले जाए, वो 100 इधर चले गए, 50 इधर चले गए, वो जीत गया, वो इधर चले गया। कितना बड़ा एजुकेटेड शहर है लाहौर। आज तक आप इस लाहौर शहर में से अराई और कश्मीरी के अलावा अब मेयर नहीं ला सके। वही आएगा
कितना जबरदस्त। और उसके साथ साथ आप इवन यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हुए वो बताते इतने राइयों के वोट हैं यार, इसको यहाँ लगा दो, इतने कश्मीरियों के वोट है, इसको यहाँ पर टिकट दे दो। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो मेरे और आपके स्टाइल की, जिस तरह की गुफ्तगू करने की कि इतने परसेंटेज चले गई और महंगाई से लोग खत्म हो गए और ये हो गए, ये नहीं होता। पाकिस्तान में देखिए खान साहब की मकबूलियत वैसे कम हुई और चीज है जी, वो करिश्मा जो है पाकिस्तान में कुछ देर चलता है। जुल्फकार अली भुट्टो का करिश्मा 4-4.5 साल चला था, उसको हमने 77 में देखा। हालत ये थी कि हनीफ रामे जैसे बंदे जो थे वो छोड़ छाड़ के और इत्तेजाद हसन जैसे बंदे छोड़ छाड़ के हमारे साथ जुलूसों में होते थे भुट्टो के खिलाफ। तो करिश्मा उनका है, करिश्मा था, वो एक खास लेवल पर चलता है, आगे नहीं चलता। खुद आप देखें ना, अगर जो जहांगीर तरीन बात ठीक कहता है कि अगर साउथ के वोट शामिल ना होते तो इमरान खान साहब जो थे अगले 15 साल तक, 20 साल तक कौमी असम्बली में आने का ख्वाब, वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा ना हो सकता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, मुझे यही समझ नहीं आती कि ये एक 2-3 महीने के अंदर जो 30-32 हजार वोट, चलो बाकी 15,000 मार्जिन का छोड़ दो, डिविडेंडिंग वोट ला लो, 30,000 जो है नून लीग के होते हैं, अचानक नजरिया बदल जाता है, वो पीपल पार्टी के हो जाते हैं, और 30,000 जो है उधर के वो नजरिया बदल जाता है, यहां आ जाता है। कोई नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं है सर। एक और मामला यह है जो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया। मैं चाह कि नून लीग के हमें जो शख्सियत हैं जिन्होंने हमसे कमिट किया वो ज्वाइन कर लेते तो मैं सामने रखता, लेकिन चले बहरहाल इस पर गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं। ये जो आज शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी औरंगजेब भट्ट है, गुजरात की ब्यूटिफिकेशन कमेटी का सबरा था, गुलजार अहमद मर गया, उसके मरने के बाद भी अकाउंट चलता रहा। और ये क्या है शहजाद अकबर साहब ने जो इस डॉक्यूमेंट का हवाला देकर बात उन्होंने किया, जो चालान जमा हुआ है, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए पहले। गुलजार अहमद खान जो कि चपड़ासी था रमजान शुगर मिल में, इसके अकाउंट के अंदर एक चेक जमा होता है 5 मिलियन का। वो चेक आता है औरंगजेब भट्ट नामी शख्स के नाम से। इस अकाउंट में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 अरब रुपए से जायद की हुई है। उसके बाद इन्हीं औरंगजेब भट्ट साहब को गुजरात की ब्यूटिफिकेशन एक कमेटी बनाई जाती है, उसका सरबराह बना दिया जाता है। गुलजार अहमद के अकाउंट में से जो शख्स ये पैसे विड्रॉ करता है उसका नाम है मसरूर अनवर। गुलजार अहमद खान 2015 में फोत हो जाता है, उसके बाद भी गुलजार अहमद खान का अकाउंट चलता रहता है और यही मसरूर अनवर वहां से कैश विड्रॉ भी करता है। अच्छा कमल साहब, ये मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट है यही शहजाद अकबर साहब के पास है और ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की, इसी में से कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ के हमें सुना दी हैं। और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कमोबेश ऐसी ही बातें वो तब भी करते रहे हैं जब नैब में मुकदमा आया था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसमें भी कमोबेश नैब के पास ऐसे ही सबूत हैं जो कि FIA के पास हैं। नाम मुख्तलिफ है, अकाउंट मुख्तलिफ है, बैंक मुख्तलिफ है, ट्रांजेक्शन मुख्तलिफ है, लेकिन सबूत कमोबेश यही है। मेरा सवाल यह है कि 3 साल में क्या हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया 3 साल में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 16 अरब रुपया अगर 14 या 18 अकाउंट्स में गया है और ऐसे मुलाजमीन के अकाउंट्स में गया है जो 12,800 रुपये कमाते रहे हैं, लेकिन उनके जब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होती रही है तो आप सोचें कि 1 अरब से भी ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस होती रहीं। और जो गुलजार साहब वफात पा चुके हैं 2015 में, 2018 तक भी उनका अकाउंट इस्तेमाल होता रहा, तो ये काबिल तशवीश बात तो है मेरे और आप जैसे लोगों के लिए। मैंने तो अब तक अपनी कमाई या मेरे खाविंद की कमाई से हम 1 अरब तो नहीं कमा सके और पता नहीं कब कमाएंगे जो हलाल की कमा रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह भी ये बयान फरमा रहे थे, साउथ पंजाब मेरा इलाका है, वहाँ 4 अरब में या 16 अरब में 4 यूनिवर्सिटियां बन जाती, मेरे लोग भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, वहाँ बहुत कुछ हो जाता। तो ये इतनी छोटी बात नहीं कि हम इसको कहेंगे अच्छा जी पहले भी हुआ था अब भी हुआ था। फर्क अब ये है कि 17,000 के करीब जो डेबिट या जो अकाउंट्स थे मुख्तलिफ किस्म के, उनको जांचा गया है, उनकी नोक पलक संवारी गई है, उसको देखा गया है कि ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डेबिट जो यूज हुए हैं वो किस तरीके की हुई हैं। और या जान मकबूल साहब जो हैं बहुत सीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और इनका बहुत तजर्बा है, ये समझते हैं कि जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं या बैंकिंग को यूज करके किए जाते हैं बड़ी मुश्किल से वो ट्रेस होते हैं। अब मैं ये समझती हूँ, जो मैंने शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, उनसे बात भी हुई, हुकूमत और जो प्रोसिक्यूशन है वो तैयार है
विद एविडेंस तैयार है। मुझे शर्म आती है, मैंने जिंदगी में पूरी दुनिया में एक ऐसी जमहूरियत की मिसाल नहीं पढ़ी जहां पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिनका काम है पार्लियामेंट का कि आवाम के इंटरेस्ट को वॉच करना है, वहां का जो नुमाइंदा है मेन, उसके ऊपर अरबों खरबों की करप्शन के चार्जेस नहीं, सबूत भी मौजूद हो, और वो फिर भी आके उसमें इतनी डिसेंसी हो और इतना करेज हो कि वो असेंबली में 6-6 घंटे खड़े होकर भाषण दे। तो ये दुनिया में कहीं ऐसी जमहूरियत की मिसाल नहीं मिलती जो पाकिस्तान में ये मेरा सवाल आपसे यही था ना, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए आप ये कह रहे हैं नोक पलक संभाल लें, आप कह रहे हैं कि के साथ फर्क है। नहीं देखिए ना, आपने कहा कि 3 साल लगे चीजें इकट्ठी करने में, डेटा इकट्ठे करने में। मेरा एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा ना, मेरा सवाल यह है कि ये जो नैब के पास है 3 साल पहले नहीं है ये अब, हाँ ये नैब 3 साल पहले नैब के पास ये सारे नैब ने सबूत इकट्ठे करके अदालत में प्रेजेंट कर दिए थे, लेकिन आज तक 3 साल में वो 8 गवाहान रिकॉर्ड हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि प्रोसिक्यूशन का किरदार क्या, क्योंकि जो मुल्जिम है उसने तो कोशिश करनी है कि डिले हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन का कर रही है। मैं मिसाल आपको राना सनाउल्लाह साहब की देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब के केस में पिछले 3 महीने में प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही। यहां पे इस्लामाबाद साहब के प्रोसिक्यूटर ने आना होता है और वो निजी मसरूफियत की बिना पर डेट ले लेते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब पर तो चले इल्जाम आयद होता है कि जो आयद नहीं होने दे रहे, प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है? असद, आपने उनके ऊपर प्रोग्राम किए, राना सनाउल्लाह, अब हम डाइग्रेस हो जाएंगे, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग में आपका वीलॉग देखती रही हूँ कई दफा अपने प्रोग्राम्स की तैयारी के लिए जी। और आपने उस कोर्ट रूम की एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किए हुए कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए गए हैं, मरियम बीबी डिलेइंग लेकिन टैक्टिक्स पिछले 2 महीने से प्रोसिक्यूशन नहीं आ रही है। मैं समझती हूँ कि अब हमारी ये वो टाइम आ गया है। देखें, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नजरियाती कारकुन हूँ जिसने 15 साल की उम्र में ज्वाइन की, और ये मेरी पहली आखिरी पार्टी है क्योंकि मैं अपने नजरिए पे खड़ी हूं और मेरी पार्टी का नजरिया था एहतसाब। अब जो काम हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन जुडिशरी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होगी। मैं समझती हूँ ये टेस्ट केस है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर, या पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर इतने बड़े चार्जेस हों और वो कहे जी पता नहीं 25 अरब रुपया कैसे मेरे अकाउंट में आ गया, दूसरा कहे जी मुझे क्या पता 16 अरब रुपया मेरे मुलाजमीन के अकाउंट में आ गया, 27 अरब रुपया तो आया है टोटल इनके लिए, 1 अरब 2 अरब 27 अरब 50 अरब कोई चीज ही नहीं है, ये गरीब आवाम का पैसा है। मैं समझती हूँ कि इसको क्लियर करना चाहिए। ये अब इल्जाम नहीं है, अब सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, गवाहान और शहादतों के साथ चीजें मौजूद हैं। अब इन केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और अगर प्रोसिक्यूशन गलत है तो फिर प्रोसिक्यूशन को भी जवाबदेह होना चाहिए। मैं तो दोनों साइड का, देखें ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ये बस अब 2022 आ रहा है, अब हमें इन चीजों से जरा बाहर आना है। हमारी नई नस्ल हमारा तमाशा ना देखे, हम अपने बच्चों को क्या जस्टिफिकेशंस दिया करें यहाँ रहने के लिए, और जिस रफ्तार से केसेस चल रहे हैं उससे तो लगता है कि 2023 के इलेक्शन के एज पाकिस्तानी, जी, नॉट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मैं एज ए कॉमन सिटीजन जो टैक्स पे करते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए टाइम भी देते हैं, कुर्बानी भी देते हैं। ठीक है। और हमारी ये डिमांड है कि अब हमारे सामने ये केसेस को प्रोसीड होना चाहिए। ये एविडेंस आ गया, प्रोसिक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगी, आप वहां पे ओपन केस में बैठे होते हैं ना, आप फिर रिपोर्ट करेंगे नहीं कर रहे, लेकिन अगर दावा किया जा रहा है एक साइड से तो दूसरी साइड को इसको लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं अपना नुक्ता मजीद वाजे करने करता हूं। बेहतर होता है कि नून लीग इसको डिफेंड करने के लिए मौजूद होते। प्रोग्राम में जावेद अब्बासी साहब ने हमसे कमिट किया हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोग्राम शुरू होने से चंद लम्हे पहले उन्होंने किसी वजह से माजरत की है। बहरहाल मैं औरिया साहब से राय लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, अभी बात हो रही थी ये जो 3 साल से मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब में चल रहा है शहबाज शरीफ का, अब FIA में भी आ गया है, चालान पेश हो गया। मेरा सवाल ये था कि हम ये देखते हैं जनरल प्रैक्टिस ये है कि शहबाज शरीफ के वकला लंबी तारीख लेने की कोशिश करते हैं और वो इसमें फ़ौरन कामयाब हो जाते हैं, और पिछले कई महीनों से 5-10 मिनट से ज़्यादा की समाअत नहीं हो पा रही। ऐसा लगता है सिर्फ तारीख लेने के लिए आए हैं, कार्रवाई हो ही नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रोसिक्यूशन भी उसमें कोई परेशान दिखाई नहीं देती और वो नहीं कहते कि नहीं जी आप जो है वो गवाहान आए हुए हैं, आप हर हाल में करें, ये तो कोई बात नहीं है, 15 दिन का टाइम हर बार मिल जाता है। प्रोसिक्यूशन भी खामोशी से उनके सामने हो रहा है, डेट होती है और वो चले जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि प्रोसिक्यूशन अपना किरदार सही अदा कर रही है? देखें, आपकी सीरियसनेस थी ना, जिस वक्त आपने APS हुआ था तो आपने पूरे मुल्क के अंदर अदालतें कायम की, अदालतें कायम करने के साथ आपने कहा कि नहीं,
ये हमारे लिए मसला है, हम इसको ट्राई करेंगे और हमने उसके साथ अदालतें, फौजी अदालतें की, कुछ की, आपने कर लिया। आपने वो कोर्ट्स बनाई हुई है, एंटी टेररिस्ट का कोर्ट, हर बंदा उठता है, उसका बेशक मुर्गी गुम हो जाए, वो कहता है मेरा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाया जाए। अब ये मेरे सामने पूरा का पूरा चालान है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कैसे ये जो चालान है, ये अगले 100 साल का चालान है, जो हमारा प्रोसेस है। आप देखें 3 तो इसमें प्राइम एक्यूज हैं। पहले तो फर्द जुर्म लगनी, वो पता नहीं कब लगती है और किस वक्त लगती है, चलो सलमान शहबाज को निकाल दें तब भी उसके बाद। अच्छा, उसके बाद 16 के करीब जो हैं वो दूसरे सेकंड नंबर पे एक्यूज आ जाते हैं, जिनके अकाउंट्स हैं सारे, वो एक एक आएंगे, फर्द जुर्म लगेगी, नहीं लगती, ज़ाहिर बात हर एक को पढ़ के सुनाई जाएगी कब जी। अच्छा, एक 66 के करीब गवाह है, 6 के करीब जो है वो को एक्यूज हैं, उसके बाद 66 जो है, जो सामने लिस्ट है, 66 के करीब गवाह है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड के विटनेसेस हैं। अब मुझे ये बताइए, आपने कितनी कोर्टें काम की, 3 साल आपको हो गए, यहां पर आपके कितने पाकिस्तान के अंदर वकील जो है खत्म हो गए, पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर आप एक लॉ लेके आते, रिक्रूटमेंट का लॉ बनाते, आप कहते कि डेली ट्रायल किया जाए, वो भाई उनके पास वो सारा बल्क के सूरत हाल है, रिटायर्ड जजेस आप उठा के लगाते हैं, देयर इज नो सीरियसनेस। आपको बताओ, ली कुआन यू ने एक तकरीर की थी बड़ी मजेदार, जब वो इलेक्शन आया है, जब वो हुक्मरान बना है प्राइम मिनिस्टर, तो उसने बड़ी फोर्सफुली तकरीर की। उसने कहा मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब तक हम उन लोगों को कि जिनके बारे में परसेप्शन है कि ये करप्ट हैं, हम उनको जेल में ना डालें और वो जेल में डाल के भूल जाएं कि ये लोग क्या थे। जब तक हुकूमत ये नहीं करती कि कौन कैसे थूकता है और कौन कैसे नहीं थूकता, उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल नहीं, उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। पहले मुल्क को ठीक करो, फिर डेमोक्रेसी लाते रहो, सब कुछ ठीक करते रहो। आपकी हालत यह है कि आप इसमें कौन, देखिए आम आदमी भी ये इस बात के ऊपर कह सकता है कि यार ये लोगों के अकाउंट में पैसे कहां से आ गए, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाया लॉ का? नहीं बनाया। मैं आज भी एक जगह कह रहा था कि पुलिस वालों ने अपनी पूरी तफ्तीश तबाह कर दी इस काम पे कि जी बंदा मार दो, अमन हो जाएगा। अब हुआ क्या कि आप सबूत लेके उस तरफ चले ही नहीं। अगर ज़ैनब केस में कत्ल सजा हो सकती है, अगर मोटरवे के केस में सजा हो सकती है, तो आप तफ्तीश करते तो आपकी सजा हो सकती थी। आपने कहा नहीं, ये तो लोग गवाही नहीं देते, मार दो, कत्ल कर दो, कुछ कर दो। उसमें उन्होंने पूरे का पूरा, तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर करना, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, रिफॉर्म लाना, अदालतों की तादाद बढ़ाना, ये कई चीजें जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी भी थी। बिल्कुल ठीक है, ये खान साहब जी प्योरली हुकूमत की जिम्मेदारी, प्योरली हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल और सही, किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं। बिल्कुल सही है। आप जाल फैला दें, आप जाल फैला दें, 5 साल का रिक्रूट करें, 10 साल का रिक्रूट करें, जाल फैला दें पूरे मुल्क के अंदर कि इनको रास्ता ही ना मिल सके। ठीक है, आप सोचें कि ये चिन्नौट की मिल के अंदर, चिन्नौट में नवाशी भुगत रहा हो, फ्लॉर में भुगत रहा हो, पिंडी में भुगत रहा हो, वहां भुगत रहा हो, उनको रास्ता ना मिल सके। आपने किया ही नहीं ऐसा कुछ। सही है, बिल्कुल सही है। और कमल साहबा ने अभी एक आर्गूमेंट इस्तेमाल किया था कि व्हाइट कॉलर क्राइम है ये। अब कमल साहबा, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें आमदन से ज्यादा 700 में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वाकई बड़ा मुश्किल है ट्रेस करना, लेकिन यहां पर बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड है, बैंक्स के नाम है, टीटीज की अमाउंट है, जिसने भेजने वाले का नाम है, उसकी तफसीलात हैं, कंपनियों की तफसीलात हैं, जाली कंपनियों की और फ्रंटमैनों की, और फ्रंटमैन पकड़े हुए हैं। तो ये निस्बतन आसान केस है जिसमें बहुत ज्यादा नैब के पास चीजें मौजूद हैं। और ये साहब की बात को रिस्पॉन्ड करते हैं, और साथ ही साथ अगला सवाल भी, क्योंकि वक्त हमें, ये गैस बंदिश एप्टमा की हड़ताल ऐलान हो गया, इसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, औरिया साहब ने बिल्कुल सही बात की है और इस डायरेक्शन में हुकूमत काम भी कर रही है। प्रॉब्लम होती है हमें भी असेंबली में। हमने जब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया, तो वो सेनेट में जाके आपको शायद मालूम होगा कि वहां से वो उसको रोक दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और काफी सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन अल्टीमेटली हमने वो बिल पास कराया। और अभी 2 जजेस और ने भी वहां पे ओथ उठाया। आपको अंदाजा होगा कि पहले सिर्फ 6 जजेस वहां पे काम कर रहे थे, और वहां पे कोर्ट में जजेस कम होने की वजह से उन पे इतना प्रेशर होता है कि वो एक एक केस को कितना टाइम तक जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक तो इस तरफ भी डायरेक्शन है, दूसरा एविडेंस को, और दूसरी जो ये सिविल प्रोसीजर्स वगैरह को आसान बनाने के लिए इस दफा भी जो हमने ज्वाइंट सेशन में से भी बहुत सारी चीजें पास हुई, इससे पहले सेशन में भी हुई, उस पर अभी कुछ दिनों में आपको सारी ब्रीफिंग्स भी मिलेंगी कि एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए चीजों को आसान किया गया है। आपको एक वो केस याद होगा जिसमें एक जो ट्रैफिक सार्जेंट है, उनको एक सफेद बड़ी गाड़ी में किसी सूबाई वजीर साहब ने कुचल दिया था, और वो एविडेंस
कि वो काउंट नहीं हुई या मानी नहीं गई और उनको बाइज्जत बरी कर दिया अदालत ने। तो इन चीज़ों को, ये जो लकूनाज हैं, गैप्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करके काफ़ी सारा काम हो रहा है और इस दफ़ा भी हुआ है। लेकिन आपने औरिया जान मकबूल साहब ने ठीक बात की है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो मैं हैरान होती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ें फेस कर रही होती हूँ, जब आपके टॉक शोज में ज़्यादा बोल के जाती हूँ तो फिर अगले दिन कोई ना कोई रिट पिटीशन लगी हुई होती है मेरे खिलाफ भी। जहाँ तक गैस की बात की है जी, देखें जी मुख्तसरन प्लीज। वो फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, जी हमाद ने भी बात की कि सब्सिडी पे जो गैस मिल रही है वो लेके अगर इंडस्ट्री में लोग खुद बिजली बनाएंगे, जबकि हुकूमत जो है वो बाहर से LNG लेकर आए, तो वो तो बहुत नामुमकिन है। 2700 रुपए की गैस 300 रुपए पे आ रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त गैस महंगी है, गैस का क्राइसिस है। तो इंडस्ट्री को बिजली पे भी इस वक्त इजाफी छूट दी गई है। राइट जी, थैंक यू। मैं मुझे ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम ज़रा इकोनॉमी की कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ वो समझते हैं कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, जहाँ वो समझते हैं रिफॉर्म्स लाई जानी चाहिए थी, नहीं आ सकी, अब आनी चाहिए, उन पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजाहत तो आ गई, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अगर आप उस पर कह दें, और वो ये कि आपकी वजाहत से क्या मुराद दी जाए कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के कोई खदशात नहीं हैं, या आप समझते हैं कि खदशात मौजूद हैं अगर सम दुरुस्त ना की गई तो? देखिए, पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है और वो जो सही बात है उसको अप्रिशिएट करती है और उन्होंने मेरी बात को सुना। मैंने वजाहत जो की थी वो बिल्कुल मेरी अपने बयान पे आज भी कायम हूं जो मैंने बयान दिया था। और मैं ये कभी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बैंकरप्सी से हट गया है। पाकिस्तान का जो इस वक्त फॉरेन डेट है वो पाकिस्तान फोर्सेबल फ्यूचर में या आने वाले टाइम में पे नहीं कर सकता, और हमें उसको पे करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। इसको हम अकाउंटिंग की टर्म में बैंकरप्सी बोलते हैं, मगर ये क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होता है, ये एक अलग सिचुएशन है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं अपने किसी किस्म के बयान से किसी तरह भी वजाहत नहीं है जो मैंने, मगर मेरी गुजारिश ये लोगों से है कि वो मेरा आधे घंटे का एक प्रोग्राम प्रेजेंटेशन था और उसको सिर्फ 3 मिनट को प्रेजेंट किया गया। जो मेरा क्रक्स था उस मैटर में वो आखिरी 5-6 मिनट में था, वो आप चलाएं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें, ना कि उसको सेंसेशन करके सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा तो शहबाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकल टर्म जो है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया आपने बैंकरप्सी की, लेकिन उर्फ आम में जो लोगों ने इसका मतलब लिया जाता है बैंकरप्सी का, वो मुराद नहीं है। लेकिन वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने उसमें 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे। वहां एक लफ्ज है बैंकरप्सी और एक होता है गोइंग कंसर्न। जब किसी इदारे की आमदनी, देखिए जब किसी इदारे के एसेट्स के सामने उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट को पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं आ रहे हो, तो हम उसको अकाउंटिंग टर्म में बैंकरप्सी बोलते हैं। मैंने वहां ये बात कही थी और मैं आज दोबारा ये बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि अब हमें पाकिस्तान के माशी निजाम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हम जिस तरीके से पिछले 50 साल से चल रहे हैं वो नहीं चल सकता। ये जो प्रोग्राम हमने वहां किया था वो उसका टॉपिक था पाकिस्तान के 50 साल 1970 से लेकर 2020 तक। और मैंने ये कहा था कि ये निस्फ सदी पाकिस्तान ने जाय की है। पाकिस्तान ने इस निस्फ सदी में कोई भी बड़ा माशी फैसला नहीं किया है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात मजीद दगरगू होते जाएंगे। इसमें इस गवर्नमेंट या, और मैंने ये बात भी वाज़ेह की थी, इसमें इस गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान 1970 के बाद से आज तक उसी तरह चल रहा है जिस तरह चलता जाएगा। तब्दीली भी नहीं आई। ये एलीट कैप्चर है। यहाँ पर कुछ लोग हुकूमत कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जब से पाकिस्तान बना है कभी पॉजिटिव में नहीं आया।
जब से पाकिस्तान बना है 47 से सिर्फ एक साल में पॉजिटिव आया था, वो कोरिया की वार थी 1951-52 से। तो अगर आप मुस्तकिल 74 साल से कर्ज लेकर अपने फॉरेन करेंसी के अकाउंट को पूरा करते जा रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि हम इसको क्या कहेंगे उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में क्या कहेंगे इसको। तो इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अपने फॉरेन करेंसी रिसीट पेमेंट को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये मसला हमें हर 5, 6, 7, 8 साल के बाद हम IMF में जाके बेल आउट करते हैं। बेल आउट का मतलब क्या होता है? बेल आउट किसको किया जाता है? बेल आउट का मतलब क्या होता है? फंस जाता है बहरान में जी। बेल आउट किसे कहते हैं? बेल आउट से कहते हैं जो कारोबार नाकाम हो जाए उसको बेल आउट करके सीधा किया जाता है, दिस इज कॉल्ड बेल आउट। तो ये मैंने जो बात की है मैं उस पर आज बिल्कुल कायम हूं, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अल्फाज के चुनाव में मेरा कोई गलती नहीं है और ना मैं इस पर कोई शर्मिंदा हूं। और मैंने तो ये बात इसलिए की है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को फिर पता हो कि वो ये जाने कि हमारी सिचुएशन क्या है। और मैंने वहां ये बात ये भी की थी कि अगर आप ये इस गलतफहमी में रहेंगे कि सब कुछ अच्छा है तो आप कभी सही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा शहबाज साहब, 2-3 बातें और, मतलब आपने वैसे वो आपकी 1.5 घंटे की पूरी स्पीच ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 2-3 चीजें जल्दी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये बताइए, आपने NFC अवार्ड के हवाले से कहा कि ये बड़ी करप्शन की वजह है, सूबे पैसे ले लेते हैं आगे तकसीम नहीं करते। आप मुतबादल हल क्या समझते हैं इसका? देखिए मैंने उसको ये बात की थी कि NFC जो है उसके नीचे एक PFC भी होता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट को पैसे एलोकेट होते हैं। मैंने ये कहा था या तो NFC को खत्म कर दें या PFC को भी उसी तरह लेकर आए जिस तरह NFC आता है। ये जो आपने सूबाई गवर्नमेंट को पैसे देने शुरू किए हैं और उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं आ रही है और वो मुख्तलिफ डिवीजन को और डिस्ट्रिक्ट को पैसे सही तरह नहीं दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान की अब लोगों को कोई सहूलत नहीं मिल सकती। और मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि NFC अवार्ड को या तो NFC अवार्ड को खत्म करें या उसको PFC को भी उसी बुनियाद पर लेकर आए। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से शहबाज साहब आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्यों इसके मुखालिफ हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाए? खुद मुख्तार से मतलब क्या होता है? मतलब खुद मुख्तार से क्या मुराद है आपकी, मुझे समझाएंगे जरा? आप खुद मुख्तार किसे कहते हैं? खुद मुख्तार से मुराद है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज बना सके और खुद फैसले कर सके। तो मुझे ये बताइएगा जरा कि डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? हुकूमत करेगी शायद, या कोई बॉडी बनानी पड़ेगी। तो वो खुद मुख्तार कैसे होगा? मुझे समझाएंगे जरा। सही है। आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है? आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है खुद मुख्तारी? बताए ना, आप समझाए ना, आप पढ़े लिखे आदमी है, बताए ना कि डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा। तो डायरेक्टर जब अपॉइंट करेगा तो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना। तो वो अपने मर्जी के डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। खुद मुख्तारी का मतलब क्या है जरा मुझे समझा दें जरा। मैं जरा थोड़ा सा कम अकल आदमी हूं, मुझे इस बात समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। क्या इस तरह का कोई मॉडल नहीं बनाया जा सकता है जैसे और पाकिस्तान में इदारे, इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको उसके इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन? नहीं, मुझे बताएं ना कोई इदारा जो गवर्नमेंट से खुद मुख्तार है, मुझे बताएं क्या। अच्छा दूसरी बात ये मुझे समझा दें कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई चीज सोचेगा जो पाकिस्तान के हक में होगी और पाकिस्तान की अवाम या असेंबली हुकूमत सोचेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ होगी? ये कैसे हो सकता है? ये जो इंडिपेंडेंट का नारा आपने लगाया हुआ है और बिला वजह लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के हक में जो चीज है वो स्टेट बैंक भी वही करेगा और हम भी वही करेंगे। हम या तो आप ये कहें कि स्टेट बैंक के डायरेक्टर भी ईमान है या आपके गवर्नमेंट भी ईमान है, ये तो बेकार की बात है ना, टाइम जाया कर रहे हैं लोगों का आप बेसिकली। मुझे ये बता, सिर्फ ये बता दे मुझे कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा और स्टेट बैंक के नहीं। लेकिन आप जैसे मिसाल पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे मेरे जहन में फौरी तौर पर 2-3 मिसालें आई हैं। पैमरा एक खुद मुख्तार इदारा है मिसाल के तौर पे, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है। क्या कह रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पैमरा। जी जी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो तो आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो असेंबली से होती है, उस तरह करना चाहते हैं तो कर लें। मगर मेरा कहने का मकसद है इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगी वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होगी? क्या कहना आप? मुझे समझ नहीं आ रही बात, मेरी समझ से बाहर रही बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। 2 चीजें सर, तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स की आपने बात की। आपने कहा तरसीलात ज़र की पॉलिसी या इस पर खुश होने से निकलना होगा क्योंकि ये आप अपनी अफरादी कुव्वत को एक्सपोर्ट करने की बात है। दूसरा, आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये समझते हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स ठीक करनी है तो अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने होंगे। क्या ये लाज़िम व मलज़ूम है? दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम नहीं है, ये 110% सही है।
अगर आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त 20% है, 20 बिलियन है, 25 बिलियन डॉलर है, तो अगर आप इसको 50 करना चाहेंगे तो इसका बायर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके एलाइज होंगे। तो अगर हम बेवकूफ होंगे अगर हम ये कहेंगे कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब है। हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब करेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट को 50 या 60 या 100 पे लेके जाना है तो आप मुझे ये बताइए ना, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, कि ये एक्सपोर्ट कहां जाएगी? क्या आप चाइना एक्सपोर्ट करेंगे? क्या आप इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे? ठीक है, राइट शहबाज अली साहब, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होने वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।